से मैं जन सुलभ पुस्तकालय में आप लोगों के लिए सुलभ हो गई हूँ। अन्नदा पटनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। उषा जी आ गई और शब्द सृष्टि ट्रस्ट के मनोहर जी नमस्कार। शिखर त्रिपाठी जी नमस्कार। फिर से अर्पण जी का जन सुलभ पुस्तकालय का आप सबका सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि हमें जब कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो लगता है कि एक बार तो जब कहानियाँ हम लिखते हैं उसका सुख होता है, एक बार जब पाठक के पास जाते हैं कहानियाँ जाती हैं और पाठक की अंजलि में जो आता है और वो हमें बताते हैं, वो सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। और आज भी अपनी इस कहानी को सुनाने के बाद मैं आपको अपनी एक पाठिका की तात्कालिक प्रतिक्रिया उसने इतनी लंबी भेजी थी, उससे लेखक का बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है कि अच्छा, सचमुच किसी को कुछ मिला। हम कितना भी लिखते चले जाएं, उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को उससे कुछ, उसकी अंजलि में कुछ ना आए। चंद्रबाला आ गई, चित्रा देसाई आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना काफ़ी है। और ये थोड़ी सी ये यंत्र की खराबियों की वजह से मुझे देर हुई, मतलब, और इसमें अभी मैं बिना माइक के आज मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। आप लोग जब भी आवाज़ धीमी हो तो बताइएगा। मंजरी सिन्हा जी नमस्कार। मुकेश मालवीय जी नमस्कार। बीच में नहीं देख पाती हूँ, तब तक थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बताऊंगी। आप लोग से पहले भी मैंने कई बार कहा है ये कि मैं कहानियाँ किसी खास स्थूल चरित्र को देखकर या कोई योजना बनाकर या फिर ये सोच के कि मुझे इस विषय पर लिखना है, ये विषय बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट इशू है, इस पर लिखना है, ऐसा सोच के मैं कभी भी नहीं लिख पाती हूँ। मुकेश कुमार जी नमस्कार, आप देख रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र कहानी ऐसी है जिसका चरित्र, जो मुख्य चरित्र है, वो स्वयं मेरे सामने, अभी भी जब कहानी पढ़ूंगी तो मेरे सामने साक्षात अपनी उदास मुस्कुराहट के साथ खड़ा होगा। उस युवक को नहीं मालूम कि वो अपनी उदास म्लान मुस्कान से, अपनी उदासी से मुझे कितना वो देकर चला गया, और वो इस समय कहीं विदेश में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके जैसा सीधा साधा सा सुख से ही होगा। लेकिन मैंने उसकी उस उदासी को हमेशा के लिए इस कहानी में रख दिया है। एक और बात आपको बताऊं कि अभी आज कहानी पढ़ने के लिए जब मैंने इस कहानी को पर नज़र डाली, घुमाया, देखा, तो मुझे लगा कि अभी आया जो मेरा उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, उसकी एक तरह से ये भूमिका है। बहुत कुछ इसमें मन में पलता रहता है, क्योंकि इतने वर्षों से मैं जाती रही हूँ विदेश, तो वो एक तरह से घटना और कहानी तो ये नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें माँ और बेटे के बीच की, संस्कारों की, भारतीयता की, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मुझे लगा कि इस कहानी में आ गई हैं। और पार्वती देशपांडे जी नमस्कार। और इतना ही बता के मैं सोचती हूँ कि मैं कहानी पहले पढ़ूंगी, फिर कहानी पर एक बड़ी अच्छी कवयित्री है हिंदी की, युवा कवयित्री प्रभा मजूमदार, उन्होंने कहानी पढ़ी थी, और कहानी पढ़ने के बाद मैं 3-4 वर्ष पहले, धन्यवाद, फिर से मैं रिकनेक्ट हो गई हूँ।
आज पहली बार ऐसा है कि बार बार ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम आपको अपनी कहानी तो पूरी सुना ही पाएँ। पूनम सिंह जी देख रही हैं, नमस्कार। मैं सोच रही थी कि थोड़े से लोग और आ जाएं तब कहानी शुरू करूं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं इंतज़ार करूंगी। दीपक सरदन्ना जी नमस्कार। एक बात और इस कहानी को लेकर कहे, 2-3 चीज़। एक तो इस कहानी का चरित्र जो है वो बहुत ही साक्षात मेरे सामने आकर खड़ा होकर मुझे ये कहानी सौंप कर गया है, मेरी दूसरी कहानियों की तरह नहीं, जो कि एक छोटी सी संवेदना की तरह मेरे अंदर आती हैं और बहुत दिन तक मेरे अंदर रहती हैं। ऐसी ये कहानी नहीं है। दीक्षा ठाकुर जी नमस्कार। मुकुल कुमारी जी नमस्कार। तो एक तो चरित्र साक्षात, और दूसरे इस कहानी का विषय भी बहुत ही अहम और आज के हमारे इस जीवन, समाज और व्यक्ति दोनों से जुड़ा हुआ है, इस रूप में कि आपने देखा होगा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवियों को और प्रशासन को और सत्ता को ये परेशान करती है कि हमारे जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जो हमारे मेधावी युवा हैं हमारे देश के, वो उच्च संस्थानों में, IIT में, ये अभी चाहे सॉफ्टवेयर में, चाहे MBA, बिजनेस मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कहीं से हमारे बहुत बड़े बड़े उच्च संस्थानों से सरकार इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करती है, वो शिक्षा तो यहाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा का उपयोग वो विदेश में जाकर करते हैं। इसलिए जाकर करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें मोटी सैलरी मिलती है, मोटा वेतन मिलता है, और वहाँ जाकर वो अपने ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी, अपने देश को छोड़कर, वो अपने देश की ज़रूरतों को छोड़ के वहाँ ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में, ज़्यादा पैसों की उम्मीद में बाहर जाकर बस जाते हैं, और भारत की प्रतिभाएं पलायन कर जाती हैं विदेश के लिए। सुषमा मुनीन्द्र जी नमस्कार। आपकी कहानी सुनी थी, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी कहानी सुषमा, इसी तरह लिखती रहिए। तो मैं ये कह रही थी कि इस समस्या का, इस इशू का दूसरा पक्ष भी है, और उस दूसरे पक्ष की कहानी आज मैं सुनाऊंगी आपको। एक युवक रहता है जो यहाँ का, और जो बाहर डिग्री लेने जाता है, और उसके बाद वो चाहता है, उसकी बड़ी इच्छा रहती है, उसके संस्कार ऐसे रहते हैं, उसे इतना प्यार होता है अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, कि वो बहुत चाहता है कि मैं अपने देश में रह के, वो जो स्वदेश पिक्चर आई थी ना, मूवी, उसकी तरह, कि मैं अपने देश में रह करके और अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए कुछ करूं, लेकिन ये देश उसको नहीं रख पाता है। अनिल गौड़ जी नमस्कार। धीरेन्द्र कुमार जी नमस्कार। तो मुझे लगता है कि अब मैं कहानी प्रारंभ कर देती हूँ। हालांकि कहानी सुनाने में हमेशा ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि देर में आने वाले वो अधूरी सी कहानी सुने, लेकिन चूंकि इस कहानी के बाद मुझे थोड़े से अंश सुनाने हैं आपको अपनी एक पाठक की प्रतिक्रिया का। मधु सनाड्य जी देख रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यार मधु आपको। एक और चीज़ याद आ गई सुनाने से पहले, वो ये कि अक्सर हम लेखकों से पूछा जाता है कि ये आपका लेखन समाज को कितना बदल सकता है, अगर बदल सकता है कि नहीं, और अगर नहीं बदलता है तो क्या लाभ है लेखन का। हम भी ये सोचते हैं। लेकिन आपसे बताऊं, जब मेरे पास प्रभा मजूमदार का इस कहानी को पढ़ने के बाद बहुत लंबी प्रतिक्रिया आई, और ऐसी बहुत सी कहानियों को लेकर, मेरे स्त्री पात्रों को लेकर मेरे पास प्रतिक्रिया आती है, तो मुझे लगता है कि समुंदर की एक बूंद बदली तो है, और ऐसी बूंदों से ही
तो समंदर बनता है। तो इसलिए ये कहानी मानुष गंध, इस कहानी के नाम से मेरा कहानी संग्रह भी है। और जो लोक कथाओं में मानुष गंध कहा जाता है उससे बिल्कुल अलग ये मानवीयता की खुशबू, और मैंने इसको मानुष गंध नाम दिया है। आप शुरू में कुछ पत्र हैं, वो जो कि बाहर पढ़ रहा युवक, बहुत संवेदनशील भावुक युवक अपनी माँ को बराबर लिख रहा है। उन पत्रों का आशय यही है कि कितना जुड़ा हुआ है वो, और कितना प्यार करता है, और कितना जल्दी से जल्दी अपने देश आना चाहता है। मैंने गलती की, मैंने आपको ये इतना भी बता दिया, इतना भी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये फ्लैशबैक में बार बार जाएगी कहानी, इसलिए मेरा इतना बताना ज़रूरी था। मधु मेहता जी, बहुत अच्छा लगा आप आ गई। आप हमेशा रहती हैं और हर लेखक रचनाकार को उत्साहित करती हैं। तो कहानी शुरू होती है मानुष गंध। रजनी गुप्त जी नमस्कार। बस अब मैं नहीं देख पाऊंगी, अब थोड़ी देर बाद कहानी के बीच में से सिर उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मानुष गंध, कमाल है, आपका वैभव अमेरिका से हिंदी में चिट्ठियां लिखता है। मोना मलकानी अपनी आंखें फाख्ते सी झपकाती हैं। जी, और हर हफ्ते संभालते संभालते भी मेरे अंदर से एक मीठे गुमान से भरी गागर छलक पड़ती है। हर हफ्ते मिसेस मलकानी की आंखें अब पूरी तरह फैल कर छितर जाती हैं, फिर अपने अंदर तिनक गई ईर्ष्या की हल्की सी तीली को फूंक मारकर खुद ही बुझाने की कोशिश करने लगती हैं। ओए, घर की याद आती होगी नी, बड़ी 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 ये रेते भी तो कितनी मुसीबतों में हैं। सब दूर के ढोल सुहावने वाली बातें हैं। इसी से तो चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखते हैं, दिल की तसल्ली की खातिर। लेकिन फिर भी हर हफ्ते आखिर लिखता क्या है? मैंने अब तक अपनी खुशी की गागर का मुंह करीने से बंद कर दिया है, नहीं तो बताना शुरू करने के साथ ही ये मेरी अंदर की गागर छलकती चली जाएगी। लिखता क्या है? दुनिया जहान की खुराफातें, पैरोडियाँ, प्रोफेसरों की नकलें, लड़कियों की विश्वव्यापी नखरेबाजियाँ, और लड़कियों मतलब बहन बिल्लो जी बनाम बेला बहन को चिढ़ाने के लिए, शरारतों की धारावाहिक किश्तें और दाल भाजी पकाने के प्रयोगधर्मी नुस्खों के गर्मा गर्म रपटें। अब जैसे यही कि मुलाजा फरमाइए उसके पत्रों पर कि कल सब्जी बनाने का टर्न मेरा था, जान लड़ाकर सारे मसाले भिड़ा दिए माँ, लेकिन दोस्तों ने जबान पर रखते ही बदमदा सा मुंह बनाकर हड़क दिया, ये क्या करी बना रखी है, कुछ ढंग का डालते क्यों नहीं? मैंने नीरी सी वाणी में एडवर्टीजमेंट की नकल की, सब कुछ तो डालता हूँ लेकिन स्वाद आता ही नहीं। तो मम्मा, करी ना सही, दोस्तों का कहना है कि विज्ञापन की मिमिक्री लाजवाब रही तेरी। मैंने आदाब बजाकर शुक्रिया अदा की। खत के पुनश्च को वो पुछल्ला कहता है पुछलने में जोड़ दूं कि 2-4 दोस्तों ने मिलकर प्याज टमाटर का छौंका लगाकर सब्जी पापड़ अचार के सहारे हम मेरी सब्जी ऐसी बना दी कि हलक से उतार ली गई। तो आप ये जान के खुश हो लीजिए मम्मा कि ऐसे मौक़ों पर आपकी यानी आपकी बनाई सब्जी की बहुत याद आती है। अगला खत, वाह मम्मा वाह, क्या मट्टी भेजी है अस्थाना के हाथों। सारा अपार्टमेंट अजवाइन और डबल रिफाइन की खुशबू से गमक गया। सदियों के भूले बिसरे यार दोस्त मानुष की गंध मामा मानुष की गंध की तर्ज पर सूंघते चले आ रहे हैं। नानी से कहना, उनकी कहानियों के इस पात्र ने यहाँ खासी लोकप्रियता अर्जित कर ली है। ये मानुष गंध लोकप्रिय कहानी एक होती है ना, जिसमें वो दानव आकर हमेशा कहता है कि मानुष की गंध आ रही है, मानुष की गंध आ रही है। नानी की कहानी के हवाले से हिंदी की पताका जोर शोर से आहा
मातेश्वरी की तो बाछें खिली पड़ रही है। बहरहाल हर तरफ अपार्टमेंट में चारों तरफ मट्टी आई है आई है आई है कि कैसेट बज रहे हैं। निकाल यार, दोस्तों की दुआ लगेगी, निकाल मट्टी। ये देख, पिकल का डब्बा भी लाया हूँ। बचा हुआ पिकल तुझे रिटर्न गिफ्ट के तौर पे छोड़ जाएंगे। झूठ नहीं बोलूँगा, मट्टी तो दी सबको मम्मा, लेकिन गुजिया छुपा कर रखती। जब दिल दिमाग उदास हो, छान पघात उड़ाने पे लगता है, तो एक आध गुजिया खाकर वापस जल्दी से छुपा देता हूँ। फिर भी हर बार खाते वक्त ये अहम सवाल खड़ा हो ही जाता है, जब गुजिया खत्म हो जाएगी तो तेरा क्या होगा कालिया। अगला खत। मनोहर जा रहा है यहाँ से इंडिया, साथ में एक पैकेट भेज रहा हूँ। कुराचे मारती टूट पड़ी ना मेरी बिल्लो बहन जी पार्सल पर। सोच रही होंगी कि खूब रच रच कर मावे किशमिश से भरी हुई गुजिया भेजी है वैभवा को। वैभवा मतलब वैभव शुक्ला। वैभवा को सरदार खूब खुश होगा, जरूर मनोहर के साथ घड़ियाँ, साड़ियाँ, बेशुमार सेंट की शीशियाँ भेजेगा। लेकिन जब पैकेट खोलेंगी तो फुस, ले दे के दर्जन भर मूछों के सफाचट, मेरे मूछों के सफाचट हो जाने के लिए चित्र, और मेरे मनहूस चौकठे वाली फोटो, टुइयाँ सी परफ्यूम की शीशी। जोक्स अपार्ट, मनोहर बेचारे के पास बिल्कुल जगह नहीं थी कि मैं कुछ और भेज पाता। बहुत क्षमा मांग रहा हूँ माता पुत्री। और अगला पत्र, और उसके बाद, और उसके भी बाद का। नीले नीले तमाम सारे खत मेरे लिए आसमानों जैसे चारों तरफ बिखरे ही हैं। देख सकती हूँ कितनी भी दूर से, रात दिन जग जग कर मेहनत से पढ़ते, झोल सी सब्जी गले पनीले चावल खाकर गुजारा करते, कहाँ कहाँ से आकर परदेश में एक साथ हुए लड़के। महाराष्ट्रियन, गोवन, तमिलियन से लेकर माथुर, कोहली, चड्ढा और चतुर्वेदियों तक। हिंदुस्तान के बाहर अपना एक छोटा सा हिंदुस्तान बसाए हुए। रक्षाबंधन पर दूर अंदेशी बहनों की भेजी राखियां बांधकर एक दूसरे से मनवा लेते हैं। इंस्टीट्यूट जाते हुए और नवरात्रियों पर गैर गुजराती नौसिखिए लड़के भी हाथों में डांडिया आजमाते हुए फीकी सूखी होलियों और बेरौनक दिवालियों पर साथ इकट्ठे हो लेते हैं। पॉटलक पर गा बजाकर अपनी बीती होलियों दिवालियों की रज गज याद करते हैं। कभी कभी वहाँ बसे हुए परिवार बुला लेते हैं मम्मा, हम वतनों से खूब सारी बातें करने पूछने के लिए। साफ लगता है कि बस तो गए यहाँ, चाहे अनचाहे विदेश में, लेकिन हर एक के अंदर हर लम्हे कंदील सा एक हिंदुस्तान जगमगाता रहता है। भुलाने की कोशिश में और ज़्यादा याद आता हुआ उस बच्चे सा जो सोने का झूठ मूठ अभिनय करता आंखें मुलकाता रहता है। उन लोगों के पास जाके अच्छा लगता है मामा। पता चलता है कि याद रखने से ज़्यादा मुश्किल भूल पाना है। कल श्रावणी माथुर भावुक हो गई, कहने लगी, हम तो बेमुल्क हुए ही ना, हम तो बेमुल्क ही हुए ना। जो कुछ छोड़ा वो छूट नहीं पाया, और जहाँ से जुड़ना चाहा उस समाज ने हमें हमारे सामने नो एडमिशन की तख्ती लगा दी। श्रावणी कह रही है, हिंदुस्तान जाती हूँ तो पहुँचने के दिन से ही माँ वापसी की तारीख पूछकर रोना शुरू कर देती है। एक आँख रोती, एक आँख हंसती है। सिर्फ इतने दिनों बाद मैं सपना हो जाऊँ। मैंने श्रावणी माथुर से पूछना चाहा, लेकिन क्यों सपना होना पसंद करते हैं लोग? क्यों नहीं अपनी हकीकतों में सब्र करते? लेकिन पूछा नहीं। ये शायद उसके जख्मों को कुरेदना होता, और पूछने की ज़रूरत भी क्या। हम खुद भी क्या दिन रात अपनी अपनी सपनों की गेंदों के चौके छक्के उड़ाते उन्हें बाउंड्री पार जाते हुए यहाँ आ नहीं गए क्या? क्षमा करना, तुम लोग मन की उपमा मोती से देते हो,
हम छक्के उड़ाती गेंदों से। स्थितियों की मांग, वक्त की ज़रूरत। हा हा, मोगाम्बो खुश हुआ मम्मा। अब देखो मैं क्या करूं, म से मम्मा, म से मोगाम्बो। जानता हूं तुम्हारी चिड़किनी गालियों की बौछार अब मेरे ऊपर शुरू होने वाली है। नालायक, निकम्मे, निखट्टू। पिछली 14 अगस्त को अचानक फोन घनघनाया था। 14 अगस्त को। कौन? बब्बा? क्या है बेटे, सब खैरियत? तो खैरियत बाद में, पहले इंसाफ की डगर वाले गाने का दूसरा अंतरा जल्दी से लिखवाओ, मैं भूल गया हूँ। कल 15 अगस्त है और हम इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के फंक्शन में ये गाना गाने जा रहे हैं। बोलो तो जल्दी। उसे खिलाने में मज़ा आता है मुझे। ऐसे तो याद नहीं आ रहा बब्बा, गाऊं तो शायद याद आए। चुप मम्मा, जल्दी से, इनफ, कायदे से जल्दी से गाना बोलो। इंसाफ की डगर पर, वो तो मालूम है, अगला पैरा बोलो जल्दी। अपने हो या पराए, अपने हो या पराए, आगे सबके लिए हो न्याय, हाँ सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा, देखो कदम तुम्हारा, हरगिज न डगमगाए, हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, हाँ चलना संभल संभल के। बस इसके बाद वाली लाइनें आती हैं। ओके कट। निकम्मे, कम से कम हम लोगों का हालचाल तो पूछ लिया होता, अपना बता दिया होता। बताने के डॉलर लगते हैं मम्मा जी, मालूम क्या, ऊपर से परसों मेरा ट्यूटोरियल है। आजकल पार्ट टाइम क्लासेस भी लेता हूँ, जूनियर स्टूडेंट्स की कोचिंग भी, तब जाकर एरोग्राम के पैसे जुटते हैं, क्या समझी? तो इंतज़ार कीजिए एरोग्राम का, समझी मम्मा जी? ये उस समय की कहानी है जब एरोग्राम आया करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे इतने, तुरंत तुरंत नए नए मोबाइल आए थे। सरिता वर्मा जी नमस्कार, जया आनंद नमस्कार, विलाप बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। तो इन्होंने लिखवा दिया, माँ ने गाना इंसाफ की डगर पे लिखवा दिया। जी हाँ, जी हाँ, हमारी आज़ादी का जश्न खूब बना, प्रोग्राम हिट रहा, मेरी आवाज़ पर भी तालियां पिट गईं, जबकि तुमसे थोड़ी ज़्यादा ही बेसुरी है मेरी आवाज़ शायद। जोक्स अपार्ट, ट्यूटोरियल अच्छा गया, प्रोफेसर्स खुश हैं, मुझसे ही नहीं ज़्यादातर भारतीय छात्रों से। उम्दा नाम कमा रहे हिंदुस्तानी लड़के यहाँ मम्मा, उस्तादों की नज़र में काबिल, मेहनती। वे पैसों की या कह लो डॉलरों की कीमत जानते हैं। एक बहन का दहेज, एक छत का बंदोबस्त, खासकर मेरे साथ वाले तो सब के सब सामान्य मध्य वर्गीय खाते कमाते घरों वाले नौनिहाल हैं, जिनके माँ बाप सारी उम्र सबसे सस्ते साबुन से सबसे ज़्यादा सफ़ेदी की टनकार लाने की कोशिश में पाई पाई जोड़कर एक दिन अपने नौनिहाल को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने में सफल हो जाते हैं। बाकी का दायित्व नौनिहाल का। मन में एक सुखबुगाता रोमांच कि सिर्फ कुछ वर्षों में उपलब्धियां और डॉलरों से लदा फदा उनका नौनिहाल लौटेगा उनके साथ, पुश्तों का दलिद्दर भगाएगा उनका। ये लड़के खुद भी तो बचपन से माँ बापों को जिंदगी की उधड़ी सीवनों और उखड़े पलस्तरों की मरम्मती के लिए दम से बेदम होते देखकर बड़े हुए रहते हैं। शायद इसीलिए उनकी आंखों में उनसे ज़्यादा उनके माँ बापों की उम्मीदें झलमलाती रहती हैं। और दूसरी तरफ इस देश यानी अमेरिका के लड़के बेशुमार दौलत, बेरौनक बचपन, उससे अघाए उकताए ऐश आरामों की पिरामिडों में घुटते, हर लम्हे किसी नामालूम तलाश में भटकते, ऊपर ऊपर सब कुछ पाए हुए, अंदर अंदर सब कुछ गवाए हुए।
ये उन संस्कृतियों की, हमारी सभ्यता के चरम विकास की संस्कृतियों का ये अभिशाप है। इस सब कुछ पाने अघाने के बाद हम बिल्कुल छूछा महसूस करते हैं। अंदर अंदर सब कुछ गंवाए हुए आत्मविश्वास का एक खोखला ओवरकोट अपने पहने हुए अपने आप को ढाके रहते हैं। उससे हर पलायन को एडवेंचर का नाम देते हैं ये लड़के। बित्ते बित्ते भर की छोकरियां माँ बाप से कहीं ज्यादा भरोसा अपने 1.5 बित्ते के सुपरमैनों यानी बॉयफ्रेंडों को सौंपती हैं। हर हफ्ते पखवाड़े कच्चे धागों से टूटते इनके भरोसेमंद रिलेशनों को दोबारा तिबारा जोड़ने की जोड़ तोड़ भी पार्कों, पबों, डिस्कोथिकों और एकांतों में झूम झटक लोट पलोट नशे धुएं के गर्द गुबार के बीच होती रहती है। ये नौसिखिए स्वयंभू। ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी और आज भी वही चीज़ें और बढ़ के मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत अमेरिका में जाए लेकिन भारत में अमेरिका ना आए। क्या हम भी? ना 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 मम्मा, नहीं, ना 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 रे। हम तो भाई आपके पवित्र संस्कारों से डिसइंफेक्ट करके पैक किए हुए हैंडल विद केयर वाले पार्सल ठहरे मम्मा। नाक के सीधम सीध चले आने वाले लायक सपूत। विदेशों में भी अपनी परंपरा की मशाल जलाए अपने देश का नाम रोशन करने वाले सुयोग्य संस्कारी नागरिक हैं। अपने देश का बे टूटे फूटे चिटके तड़के साबुत सलामत इस संस्कारी नागरिक की बामुशक्कत कैद बस 2-2.5 साल और बीत ही गए ना मम्मी जान। बाकी रहे 2.25 साल, यानी कुल जमा 15 फोन और 32 एरोग्रामों के बाद ये नालायक निखट्टू हाजिर हुआ जाता है अपने देश में। लो, हो गया हाजिर। हाँ, तो ये रही मेरी थीसिस। बिल्लो जी नकनकाई, बस इतनी पतली। इसी थीसिस के लिए उतनी दूर हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स और बॉस्टन तक की दौड़ लगाई। इससे मोटी तो हमारे डिपार्टमेंट की सुकन्या मेहरा ने 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही लिख मारी थी। अब भाई आपकी सुकन्या मेहरा जैसा डबल रोल छप्पर फाड़ की क्रिएटिविटी तो मुझ में नहीं है बिल्लो जी। और ये इतने सारे कागज नहीं मूर्ख बिल्लो जी, पेपर्स, आर्टिकल्स देश विदेश के जर्नलों में छपे, प्रशंसित हुए। और आपके भाई के ये देख सबसे नायाब तोहफा, मेरे गाइड डॉक्टर ब्राइसन का दिया हुआ लेटर, प्रमाण पत्र। अभिभूत से ज़्यादा भावुक होकर लिखा है मेरे गाइड ने, अमेरिका के एक अमेरिकन ने। ज़मीन से ज़्यादा ही ऊपर उछाल दिया है मुझे। लिखा है, डॉक्टर वैभव शुक्ला की ये थीसिस चाइल्ड नेफ्रोलॉजी यानी बच्चों की किडनी की समस्या से जुड़ी। ये बहुत ही वैसी चीज़ है और इंडिया में उस समय थी नहीं, बिल्कुल इसकी कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर वैभव शुक्ला की ये थीसिस चाइल्ड नेफ्रोलॉजी यानी बच्चों की किडनी से जुड़ी ये सारी समस्याओं, जटिलताओं पर किया गया एक नायाब शोध कार्य है। अत्यंत परिश्रम पूर्वक तथा प्रामाणिक। अपनी शोध के प्रति लेखक की संलग्नता और समर्पण बेमिसाल है। यदि सचमुच विश्व भर में इसे गंभीरता से लिया जाए तो चिकित्सा विज्ञान सारे विश्व को सुंदर स्वस्थ बच्चों की एक पूरी पीढ़ी उपहार में दे सकेगा। बेला पढ़कर सुनाती जा रही है, ये इस खिलंदड़े के कर्तव्य है री, ये मूंग और मसूर की दाल। मैं हंसती हूँ। यानी मम्मा तुम्हें कुकरी के सिवा और कुछ सूझता नहीं है। कहाँ किडनी की बातें हो रही है, कहाँ लगी मसूर की दाल पकाने। पता है, आने नहीं दे रहे थे डॉक्टर ब्राइसन मुझे, वहीं अपने नए प्रोजेक्ट पर रखना चाहते थे। फिर तूने क्या किया बब्बा? फिर मैंने कह दिया, सर
माई मदर वॉन्ट्स टू गेट मी मैरिड। समझ गए? योर मदर और यू, सर बोथ। सच सुनते ही मैं चहक गई और थैले नुमा लिफाफे में से ढेर सारी लड़कियों की फोटो लाकर उसके सामने बिखेर दी। देख बताइए कैसी है? वो तपाक से कहता है, अच्छी है। और ये? अरे ये तो उससे भी अच्छी है मम्मा। और ये सारी लड़कियां बहुत अच्छी। चुप। मैं उसकी मस्करी भांपती हूँ, झुंझुलाकर सारी फोटो समेट देती हूँ। वो छुटकारे की सांस लेता अपने पेपर सल्टाने लगता है। मैं पास दूर खड़ी अंदाजती रहती हूँ। उपलब्धियों का एक पूरा पुलिंदा जुड़ गया है उसके एप्लीकेशन के साथ। दीवानगी की हदें पार करते हुए बच्चों की किडनी ट्रांसप्लांट पर की शोध के दौरान अपनी उम्र के बेहतरीन वर्ष दिन रात वो लैब में होम करता रहा है। कोरी महत्वाकांक्षा से कहीं ज़्यादा, कोरी महत्वाकांक्षा नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा एक जुनून की तरह। प्रयोग पर प्रयोग, निष्कर्षों पर निष्कर्ष, विफलताओं, हताशाओं और समाधानों की एक अलग ही दुनिया उसने बिताई थी अमेरिका में। उन सब की परिणति थी ये थीसिस। डॉक्टर वैभव शुक्ला ने इसे समर्पित किया है विश्व भर के, लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान के बच्चों को। ब्राइसन ने इसे एक किताब नहीं, एक संकल्प नहीं, एक मिशन की परिणति माना है। परिणति, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मुझे अच्छी तरह मालूम है। मेरे घर काम करने वाली राधाबाई अपने 4 बरस के से दिखते 7 वर्षीय निकुंज को लेकर रोज जांच तपास अस्पतालों से दवाखानों तक दौड़ती फिरती थी। उन दिनों निकुंज, उसका बच्चा, 1-2 दिन ठीक रहता था, वापस बुखार सुस्ती में पड़ जाता था। जब ज़्यादा नागा करने लगी तो मेरा दिमाग झुंझुलाया। आए दिन बच्चे की बीमारी को अपने बचाव का अस्त्र तो नहीं बना रही है। जाकर वैभव बाबा के मेडिकल कॉलेज में दिखा के तपास, कहते हैं बम्बई में, जांच करा के आ। अगर कुछ रोग ठीक है तो ठीक इलाज होना चाहिए, वरना तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी हल्का रोज तू एब्सेंट होती है। अगले दिन ही छींटदार बरम्यूडा और शर्ट में सजे, काजल का टीका लगाए निकुंज को लिए अस्पताली नुस्खों के पुलंदों से लैस राधाबाई पहुंच गई थी और सारे चेकअप टेस्टों के बाद हुलसती हुई घर लौटी थी, क्योंकि वैभव मेडिकल कॉलेज में था तो उसने उसका सब करवा दिया था। घर लौटी थी। कितना भला लोग है वैभव बाबा का दोस्त लोग। ये चुंगी का डॉक्टर लोग तो चकला चलाता है, चकला। मरज का पहचान नहीं, इलाज क्या खाक करेगा, बस पैसा चूसने के फेर में रहता है। निकुंज अच्छा हो जाएगा मेरा तो हाजी मलंग के दरगाह पे माथा नवाने को ले जाएंगी मैं। लेकिन तीसरे दिन वैभव रिपोर्ट लेकर लौटा, थका, बुझा, बौखलाया, राख सा। पूछने पर झल्लाता, होठों से होठ चबाता, यहाँ से वहाँ ठोकरे मारता और अंत में चुपचाप बिस्तर पर ढह गया। बहुत देर बाद चाय का प्याला लेकर पास खड़ी हुई तो जैसे अंदर रुनता हुआ कुछ भरभरा कर बिखर गया। मम्मा, निकुंज इज फेडिंग स्लोली। उसकी दोनों किडनियां बेकार हो गई हैं, मुश्किल से 2-2.5 महीने। क्या? मैं अवाक, स्तब्ध थी। राधा का यह बच्चा निर्धन गरीबों के दर्जनों गिनती में पैदा होने वाले बच्चों में नहीं था। सालों साल के व्रत उपवासों, मंदिर दरगाहों पर माथा टेकने, मन्नतें मानने के बाद मिला था उसे। तो क्या सिर्फ इतनी छोटी मियाद के लिए? उधर राधा थी कि सही जांच के बाद
निश्चिंत उत्फुल्ल खुशियां मना रही थी कि अब वैभव बाबा हफ्ते महीने में निकुंज को चंगा कर देगा। जांच के बाद ही निकुंज उसे ज़्यादा बेहतर लगने लगा था। नादान बेवकूफ़ की तरह वैभव ने 25 किताबें देख डाली, जिस तिस से डिस्कस कर डाला उसने। अदना सा मेडिकल का छात्र था उस समय वो। सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते। यार तू जानता नहीं क्या, दोनों ही किडनियां करीब करीब आखिरी स्टेज पर हैं। हिंदुस्तान का कोई कोना निकुंज को जिंदा रखने की शर्त पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू उसे बफेलो अमेरिका ले जाने की सोच रहा हो तो अलग बात है। फिर चला था बदहवास दिनों और बेचैन रातों का सिलसिला, जानते हुए भी कि अब निकुंज के लिए वैभव कुछ नहीं कर पाएगा। पहले राधाबाई से छुपाया गया, फिर खूब सोच समझकर पता देने का निश्चय किया गया, जिससे राधा और बच्चे की कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। समय बहुत कम है और मुझे निकुंज से ज़्यादा वैभव की चिंता उद्विग्न करने लगी थी। रात दिन पढ़ाई को दिए जाने वाले समय का एक बड़ा हिस्सा वैभव अब निकुंज की पूछताछ को दिया जाने लगा था। हॉस्टल से पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा घर आता था। नियम से राधा की कोठरी पर जाता था। कभी निकुंज के लिए टॉफियाँ, कभी पतंगें, कभी रंग बिरंगे गुब्बारों का पैकेट। मेरी उद्विग्नता अक्सर उग्रता भरी बेचैनी में बदल जाती। राधा की शोकांतिका में ये अपने कैरियर की होली जला रहा है। पोजीशन लाने की इसकी इच्छा शक्ति ही पूरी तरह समाप्त हो गई। इतना खिलंदरा, इतना मेधावी, इतना मेहनती लड़का जैसे टूट फूट कर ध्वस्त हो रहा है। लेकिन मैं गलत साबित हुई। उसने संभाल लिया, खुद को भी राधा को भी। मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में राधा की पार्ट टाइम ड्यूटी लगवा दी उसने। हफ्ते में 2 दिन राधा को अनाथालय ले जाने लगा, कुछ घंटों को। राधा देखती शोकाकुल माओं को, क्लांत कुपोषित ढेर से दर्द से कराहते बच्चों को, बीमार बच्चों को, साधन विहीन को। इसलिए राधा को ढाढ़स बंधी थी। निकुंज हंसता खेलता गया, कष्ट नहीं सहा। उसके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी वैभव बाबा ने। राधा जान गई थी कि लेकिन उसका रोग असाध्य था। पोजीशन पाने पर भी सर्जरी, मेडिसिन, गाइनेक सब कुछ छोड़कर वैभव ने चुनी पेडियाट्री ब्रांच, बच्चों की ब्रांच। किसी को अचंभा नहीं हुआ। डॉक्टर वैभव शुक्ला स्पेशलाइज करेंगे बच्चों की किडनियों से संबंधित कारणों और इलाजों की संभावनाओं पर। जब शोध पूरी हो जाएगी, प्रमाण जुट जाएंगे, तब सिर्फ बच्चों का एक खूब बड़ा सा सारी सुविधाओं से भरपूर अस्पताल खोलेंगे, जहां उनके माता पिता भी बच्चों के साथ रह सकें। ऐसी कोशिश। कहाँ ठीक रहेगा मम्मा? लखनऊ, मद्रास, चंडीगढ़? लेकिन अभी तो पहले रिसर्च लैब की सुविधा जुटानी होगी। कोई बात नहीं, कुल 4-5 साल ही तो लगते हैं। पोस्टमैन लंबे दबीज लिफाफे के कोने पर छपे इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ते ही वो मुझे पकड़कर चरखी सा झूम गया। देश के सबसे प्रेस्टिजियस चिकित्सा संस्थान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसको। बुलाना ही था। लौटा तो जैसे किला फतह करके। बड़ी गर्मजोशी से मिले संस्थान के उच्च अधिकारी। मम्मा, विदेशों में छपे उसके पेपर्स बड़े ध्यान से देखे, बधाई और शाबाशियां दी। देश को गौरवान्वित करने का श्रेय प्रदान किया गया। और फिर बहुत शीघ्र हम आपको सूचित करेंगे कि सौजन्य के साथ वापसी का टिकट थमाकर
विनम्रता पूर्वक उसे विदा कर दिया गया। अब इसके बाद अन्य किसी संस्थान में एप्लीकेशन भेजने का कोई ज़रूरत, कोई तुक ही नहीं था। फिर भी क्या मालूम छोटे छोटे बड़े संस्थान ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा छूट दे काम करने की, तो उनके संस्थान की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हो सकता है इसी वजह से ज़्यादा उत्साह से आगे आए दूसरे संस्थान भी रुचि दिखलाएं, तो और लिफाफे भी जो टिकट चिपका के रखे हैं उन्हें भेज देते हैं। भेज देने में हर्ष क्या। इंतज़ार में बहुत सारे दिन हलाक किए गए। पहले उत्साह, उत्तेजना, फिर विभ्रम, उद्विग्नता और आखिर में हैरानी, विस्मय। आखिर क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस में पता किया जाए, कुरियर लौटा तो नहीं? कहीं मेरी स्वीकृति का इंतजार न करते हो वे लोग? और तब अनिच्छा से फोन मिलाया गया। कई लाइनों से होता हुआ फोन संबद्ध उच्चाधिकारी तक पहुंचा तो उधर से बला की शिष्ट, संक्षिप्त और मुलायम आवाज में बताया गया, सॉरी, हमें दुख है कि सारी कोशिशों के बावजूद हम अभी अपने संस्थान में आपके लायक उच्च पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे जिसमें आपकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा सके। बेहतर हो आप हमें कुछ वर्षों का समय दें। कुछ वर्षों? तो ये राज था इनकी खामोशी का। अनुभव की ये पहली कुनैन चुपचाप नहीं गुटक पाया था वैभव। बेला के हाथों से पानी का भरा गिलास ले गटागट पीकर निढाल पड़ा रहा, लेकिन जल्दी ही विमूढ़ मनस्थिति से छुटकारा पा दूसरे अस्पतालों, संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों में लिफाफे भेजने की गति उसने बढ़ा दी। छोटे बड़े से क्या होता है, काम करने की सुविधा और संतोष मिलना चाहिए, बस। वो आपको नहीं मिल पाएगी हमारे यहाँ। संस्थान नंबर 2 के निदेशक ने पिंड छुड़ाते हुए कहा था इंटरव्यू में, आपके स्तर का माल असबाब हम कहाँ से लाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास मिस्टर शुक्ला, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्रांट है हमारे पास। तीसरे संस्थान के सरपरस्त और ज्यादा बेतकल्लुफ निकले। आप आ जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा बंधु? बच्चों की किडनी बचाने के फेर में आप हमारे पेट पर लात पड़ जाएगी ना भैये, हमें कौन बचाने आएगा? तो हमें बख्शो माई बाप, हमारा संस्थान आपके लायक नहीं। वक्तव्य नंबर 3, एक बात पूछूं, ये इतने परिश्रम और निष्ठा से अर्जित ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की पूंजी इस ठंडे भद्दे टुटमुजिए बाजार में क्यों लाए हैं आप मान्यवर? मेरी मानिए, आपके लिए उचित स्थान वॉशिंगटन, मिशिगन और बॉस्टन ही हो सकते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं। एक निरी सी हुई आकांक्षा। हिंदुस्तान में? भला क्यों बंधु? आप क्या दूसरों का इलाज करेंगे? आप खुद अपना इलाज करिए पहले। इतने पैसे खर्च कर कमाया हुनर इसे मिट्टी की मोल बेचना चाहते हो यहाँ हिंदुस्तान में? इतना भी नहीं जानते कि यही मुर्गी वहाँ सोने के अंडे देगी और यहाँ हलाल कर दी जाएगी। अपने देश में रहना है। ओह, फिर तो आप डॉक्टर नहीं फरिश्ते हुए, फरिश्ते डॉक्टर शुक्ला, जो अपने देश में रहने की बात करते हैं। आप ऐसा कीजिए, अगर कोई संस्थान मेहरबान नहीं तो आप एक मोबाइल हॉस्पिटल बना लीजिए।
मोबाइल हॉस्पिटल, शहर दर शहर घूमिए अपने मिशन पर, दवा, शोध, जांच सब मुफ्त मुहैया कराइए। ये हुई ना असली देश सेवा। विदेशों में कमाए डॉलर यहाँ चलाइए इस तरह। सुझाव नंबर 3, तो ऐसा कीजिए, लोअर जूनियर लेवल पर ज्वाइन कर लीजिए। इतना ही फेवर कर सकते हैं हम आपका। नंबर 4, समझ में नहीं आता, जब आप लोग इतने देशभक्त हो तो डिग्रियां क्यों ले आते हो इम्पोर्टेड? अरे इसी लेवल की इंडिया की डिग्री लेकर आओ। वैभव ने कहा था, जी, लेकिन बच्चों के किडनी जन्य रोगों के उच्च शिक्षण की व्यवस्था अपने देश में है ही नहीं। नहीं तो मैं कहा नहीं उसने कि निकुंज को ना बचा लेता। सीधी सी बात है, वो लोग हमारी डिग्रियों को मान्यता नहीं देते तो हम उनकी डिग्रियों को मान्यता क्यों दें? लेकिन इसमें नुकसान तो हमारा है, हमारे बीमार बच्चों का होता है ना। अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में बच्चे किडनी के रोगों से उतने कहाँ मरते हैं वैभव शुक्ला, बात टाली जाने लगी। उतने मतलब हम जांच ही कहाँ कर पाते हैं? जांच की व्यवस्था ही नहीं है। असहाय माएँ और बीमार बच्चे अच्छे होने की उम्मीद में टुकुर टुकुर देखते देखते निष्पन्द हो जाते हैं, निकुंज की तरह, और हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं सर, मैं आपके मरीज को नहीं हथियाना चाहता, मैं तो सिर्फ उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ जो इलाज और सुविधा के बिना। उन बच्चों को बचाना या हमें मारना? उनकी आंखों में एक हिंस भाव था। तर्क की तराजू वैसे ही डगमगाने लगी जैसे सीधे बाट उठाकर सिर पर दे मारा हो। अजी, हिंदुस्तान की तो वैसे ही आबादी की मार से कमर टूटी जा रही है, और तुम हो कि रोगी अपाहिज बच्चों को किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस पर चढ़ाने के निकले हो। इससे तो अच्छा होता परोपकार के नाम पर भूखमरे बच्चों के लिए रोटी जुटाने का बंदोबस्त करते। खैर, आपके थीसिस और बायोडाटा बेशक जोरदार है, लेकिन हमारे काम का नहीं। आप तो वहीं जाओ जहाँ से बायोडाटा लाए हो। जॉब लेने जाता, सीखें, सलाहें लेकर लौटता, और लौटता तो अक्सर बीच की मेज़ पर ताज़े अखबार होते। अखबारों में देश की ज्वलन समस्या पर हेडलाइनें होती, संपादकीय होते, एडिटोरियल और विशेष रपटें होती, जिनका सारांश होता, यह अपने देश का दुर्भाग्य है कि इस मिट्टी में उपजे पले और शिक्षा प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थानों के मेधावी छात्र अपने देश में रहना ही नहीं चाहते। चिकित्सा प्रबंधन और टेक्नोलॉजी के प्राय सभी नामी गिरामी संस्थानों में ये छात्र प्रवेश इसलिए लेते हैं जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों में इनका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। काश अपने देश की प्रगति और समृद्धि की दिशा में भी हमारे ये युवा सोच पाते। वो बाज की तरह उन पृष्ठों पर झपट पड़ता है, फिर रुक जाता है। शर्मिंदा होता है कि माँ बहन को उदास किया। उस अपराध बोझ से उबरने के लिए वर्षों पहले देखी 7 हिंदुस्तानी फिल्म के अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग की मिमिक्री करने लगता है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आइडिया मम्मा, थोड़ी कोशिश सितारों के आगे भी कर जाके देख लेनी चाहिए। क्यों मम्मा? यानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में भी अपना नाम दर्ज कराऊं ना। जब वहाँ भी कॉलोनियाँ बसेंगी, बस्तियाँ होंगी, बच्चे होंगे, तो शायद मेरी सेवाओं की ज़रूरत वहाँ लोगों को महसूस। बेशक, और तब तुम मज़े से अंतरिक्ष में बैठे यहाँ के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बतियाना। प्रधानमंत्री कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है वैभव, और तुम हिंदुस्तान के वैभव हो।
हमें तुम पर गर्व है वैभव, और तुम हिंदुस्तान के वैभव हो। लेकिन एक बात है, अंतरिक्ष में अपना कार्यभार संभालने से पहले उन सारे संपादकों पर नालिश भी तो करवानी है जो भारतीय युवाओं को लेकर गलत सलत खबरें और संपादकीय लिखते हैं। बेशक सजा तो देनी जरूरी है वैभव, उम्र कैद नहीं, फांसी बब्बा। बेला अब जी जान से भाई का जी हल्का करने के बहाने ढूंढती रहती है। हारी बिल्लो, अदालती कार्रवाई इतनी लंबी तो खिंचेगी ही, इसी बहाने पूरी उम्र अपने इसी घर में कट जाए। जैसे आर पार चीरते चले गए उसके संताप में डूबे बिंधे शब्द। तत्क्षण उसने परिहास भी उसी ने किया। बिल्लो जी, आप मेरी थीसिस को पतली बता रही थी ना, अब देखिएगा मैं इससे कहीं मोटी किताब भारतीय चिकित्सा संस्थानों में हुए अपने साक्षात्कारों के अनुभव पर लिखूंगा। मम्मा, इस वर्ष की बेस्ट सेलर होगी मेरी वो किताब, होगी ना? हाँ हाँ। वो जी जान से कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हंसी की खनक खत्म होती जा रही थी। पोस्टमैन। अब पोस्टमैन का आना भी एक विद्रूप सा ही लगता, एक और अस्वीकार। वैभव हाथों में पकड़ा लिफाफा खोलता है। नहीं, ये लिफाफा दक्षिण कोलंबिया के अपने निवृत्त एकाकी पुश्तैनी घर में छुट्टियां बिताने आए डॉक्टर ब्राइसन का है। डॉक्टर ब्राइसन ने उसे बुलाया है। उन्हें बच्चों की किडनी से जुड़े अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसकी मदद चाहिए। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के आकांक्षी लालायित बहुत लोग हैं मिस्टर डॉक्टर ब्राइसन के साथ, पर ब्राइसन वैभव को चाहते हैं। उसका जवाब पाने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे वे। इसीलिए संस्थान से औपचारिक पत्र न भेज करके उन्होंने पहले अपने घर से पत्र भेजा है। डॉक्टर ब्राइसन ने यह भी पूछा है कि कहीं उसने कहीं और ज्वाइन तो नहीं कर लिया इंडिया में। अधूरा पढ़ा खत थामे वैभव खड़ा है। वो अभिभूत है, गर्वित है, सम्मोहित है, लेकिन संकुचित और शर्मिंदा भी। वो ब्राइसन को झूठ नहीं लिख सकता, वो सच को भी नहीं स्वीकार कर पा रहा। पहला, झूठ बोलना उसकी आदतों संस्कारों में शामिल नहीं है। दूसरा, उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि उसका सच, उसका देश उसे नहीं स्वीकार रहा। वो कैसे लिख सकेगा ब्राइसन को कि अपने जिस देश की आत्मीयता, आत्मा, संस्कार और उसूलों की बात करते करते वो भावुक उठता था, उसमें उसे शरण नहीं मिल पा रही। वहाँ वो तिरस्कृत है, उपेक्षित है, अनवांटेड। एक बार डॉक्टर ब्राइसन ने उसकी बचपनिया बातें सुनते सुनते कहा था, वैभव, मैं हिंदुस्तान को नहीं जानता था। तमाम सारे विरोधाभास उत्पन्न करती हैं हिंदुस्तान पर पढ़ी सुनी बातें, लेकिन तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे माध्यम से मैं हिंदुस्तान को प्यार करने लगा। ब्राइसन के दिल में हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ प्यार वैभव की उपलब्धि है। वो प्यार किसी ठोकर से चूर नहीं होना चाहिए। तब कैसे इस विरूप सच को छुपाए वैभव ब्राइसन से? ब्राइसन ने लिखा है आगे, मुझे मात्र एक महत्वाकांक्षी परिश्रमी शोधार्थी नहीं चाहिए वैभव, एक रूखा अन्वेषक भी नहीं चाहिए, एक दोस्त भी चाहिए, एक पिता भी, छोटा भाई चाहिए, बड़ा बेटा चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए जो तुम्हारे में ही मिल सकता है। और ये सारे नामी गिरामी रिश्ते तुम हिंदुस्तानी ही बड़े आसानी से, बड़ी गहराई से इजाद कर लिया करते हो। अधूरे खत, खुली आंखों एक सपना दिख रहा है वैभव।
डॉक्टर ब्राइसन के साथ वो भारत में बाल रोगों पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञ की हैसियत से सहभागी है। सेमिनार में पढ़े गए उसके परिचय ने धूम मचा दी है। देश विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि, उच्चाधिकारी उन्हें बधाई दे रहे हैं। अपने संस्थान में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि उसे आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उसे हारों, पुष्पगुच्छों से सम्मानित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बच्चों की किडनी से संबद्ध उसके शोध कार्य के बहुआयामी उपलब्धियों पर उसे बच्चों का मसीहा और भारत का गौरव घोषित कर रहे होंगे। बब्बा चाय, बिल्लो चहकती है, चौंकता है वह, अपने आप में लज्जित भी होता है अपने सपने पर। बधाई बब्बा। क्यों भला बिल्लो, क्यों? क्योंकि मानुष की गंध, बाबा मानुष की गंध इस देश से न सही, पराये देश से मानुष की गंध तो आई। लबालब आंसू भरी आंखों से दोनों ठठाकर हंसे हैं। अरे ये पुनश यानी कि पुछल्ले में क्या लिखा है ब्राइसन ने पुछल्ले में क्या लिखा है अपने खत में? डॉक्टर ब्राइसन ने पुनश में लिखा है, मैं वादा करता हूँ प्रोजेक्ट पूरा होने पर तुम्हें तुम्हारे देश वापस भेज दूंगा। तुम्हें छीनूंगा नहीं तुम्हारे देश से। और ये भी कि वैभव, तो मैं इंतजार करूं तुम्हारा। इस खत के मिलने के 3 हफ्ते बाद वैभव को टिकट मिल गया था। वैभव जा रहा था। हवाई जहाज में बैठने से पहले उसका मन नहीं माना। उसने मुड़कर वापस चारों तरफ देखा और अपने देश से कहा, तो मैं इंतजार करूं मेरे देश। कहानी समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुख, बहुत संतोष मिला आप लोगों को कहानी सुनाकर। मुझे उम्मीद है कि थोड़े फ्लैशबैक हुए, लेकिन आप सबको कहानी समझ में आ गई होगी। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा समय मैं ज़रूर दूं। मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रमा मजूमदार के, उनकी प्रतिक्रिया। इस कहानी को पढ़ने के बाद तुरंत उन्होंने एक लंबी प्रतिक्रिया लिखी। धन्यवाद जया, धन्यवाद मुकुल जी, लता जी, आशा सोलंकी जी, सरिता वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। मैं आपको वही बता रही थी कि हम तो इन आधी सदी होने को आई, 4.5 दशकों में बहुत कहानियाँ लिखी, लिखने के बाद निवृत्त हो गई। बहुत से में क्या लिखा याद भी नहीं। लेकिन जब प्रभा मजूमदार ने इस पर अपनी अमेरिका में मेरे पास टिप्पणी भेजी, सईद अनवर जी, अलका अग्रवाल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और उषा जी, मनोहर जी। बस थोड़ा सा इनका ज़रूर ये पढ़ लेंगे, क्योंकि किसी ने इतने मन से इतनी लंबी प्रतिक्रिया भेजी है, तो पढ़ के मुझे तब लगा, तब मुझे अपनी कहानी का महत्व ज़्यादा समझ में आया कि ये सचमुच किसी को इतना डिस्टर्ब कर गई, इतना विवल विकल कर गई। ये प्रभा मजूमदार जी की आई थी पाखी में ये प्रतिक्रिया। वो कवयित्री है, मानुषगंध पर लिखा था उन्होंने। बस कुछ लाइनें मैं पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा था कि मानवीय मूल्यों के हास के बीच पिसते, छटपटाते, अपमानित होते और अपनी असहाय असमर्थता को हर पल शिद्दत से अनुभव करते
एक असाधारण प्रतिभावान युवक वैभव शुक्ला की अनुभूतियों संवेदनाओं की सशक्त प्रभावपूर्ण और मार्मिक अभिव्यक्ति है मानुष गंध। वैभव शुक्ला प्रतिभाशाली, परिश्रमी होने के साथ बेहद संवेदनशील, इतना संवेदनशील कि अपने घर काम करने वाली राधाबाई के बेटे निकुंज की किडनी फेल हो जाने और हर संभव सहायता के बावजूद बचाए न जा सकने के हादसे से उसे इस कदर हिला दिया कि चाइल्ड नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन करके अपने देश और अपने समाज को उसने बहुत कुछ देना चाहा था। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि इसके बाद सिर्फ ये कि सूर्यबाला जी की यह कहानी एक होनहार, प्रतिबद्ध, परिश्रमी युवा के संकल्प, स्वप्न, संघर्ष, उपलब्धियों को मजाक बनते देखने की लाचारी और उसकी हताशा, व्यथा, डर, आक्रोश और अपराधबोध को शब्द देने की सहज संवेदना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारा समाज कब बदलेगा? क्यों हमारा राष्ट्रीय चरित्र ऐसा है कि हम अपने प्रतिभाओं को नहीं स्वीकार पाते हैं? उदय भानु पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न ये कहानी रश्मि पाठक जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जो बार बार इन्होंने लिखा है कि वैभव शुक्ला की वापसी का द्वार खोलने के लिए वर्तमान चरमराती व्यवस्था की नई संरचना के लिए कितना तत्पर है हमारा समाज। बार बार ऐसा लगता है कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, ये सारे जो इस तरह की चीज़ें हैं, इतना हमारा राष्ट्रीय चरित्र जो गिर गया है, हम उसको महसूस करें कि उसमें क्यों इतनी क्षुद्रता, इतनी संकीर्णता है। ये नहीं है इस तरह बाहर। मैंने देखा है कि हमारे जो जाते हैं इंडियंस भी, उनको वो खुलकर देते हैं। बहुत कुछ है अवश्य, वहाँ भी बहुत तरह की भ्रष्ट गतिविधियाँ हैं, लेकिन मैं जो था वो आपके सामने रख दिया। और आपके सामने जो मैंने कहा कि एक इशू पर बाकायदे और एक चरित्र पर, वो अभी भी मुझे युवक याद है, तो ये उसी को समर्पित है। अब मैं अर्पण जी को बहुत फिर से धन्यवाद देती हूँ, आप सबको देती हूँ। और अर्पण जी मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। पूरा समय ले लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद।